नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो इशू हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डिप्लोमेसी से संबंधित डिस्कस करेंगे। दूसरा इशू हम फॉरेस्ट रिस्टोरेशन से संबंधित डिस्कस करेंगे और तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे स्मोक टावर्स से संबंधित। राइटर बोलते हैं ये जो स्मोक टावर्स विभिन्न सिटीज़ में इंस्टॉल किए जा रहे हैं एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है, पोल्यूशन उनसे कम नहीं होने वाला है। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। अभी देखो इंडिया बहुत सारे मल्टीलेटरल ग्रुप्स में है। इंडिया को इन ग्रुप्स को रिकंसिडर करना चाहिए और रियलिटी चेक करने के बाद रैशनलाइज करना चाहिए कि किस ग्रुप को इंडिया को इंपॉर्टेंस देनी है, किसको नहीं देनी है। इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। आर्टिकल जब आप सुनोगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्या कुछ इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्रुप डिप्लोमेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? 15 सितंबर को एक नया ग्रुप बना ओकस, जिसमें 3 देश हैं, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। इस ग्रुप के बनने के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, काफ़ी हल्ला हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला ओकस ग्रुप के बनने के बाद क्वाड जो ग्रुप है वो फीका पड़ जाएगा, क्वाड की जो प्रोमिनेंस है वो कम हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी बोला इंडिया और जापान को भी शामिल करना चाहिए था ओकस ग्रुप में। आज के इस आर्टिकल में राइटर बोलते हैं देखो इस वर्ल्ड में ना ऑलरेडी बहुत सारे ग्रुप्स हैं विभिन्न देशों के, और इंडिया भी काफ़ी सारे ग्रुप्स में शामिल है। तो हम एनालाइज करते हैं कि ये जो ग्रुप्स हैं कैसे काम कर रहे हैं, क्या जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में ये ग्रुप इस्टेब्लिश किए गए थे उस ऑब्जेक्टिव पर खरा उतर रहे हैं या फिर नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सार्क की। देखो जब सार्क बन रहा था ना 1985 से पहले, तो उस समय इंडिया के कंसर्न्स थे। इंडिया को ये लगता था ये जो ग्रुप है इसमें इंडिया के जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं ना, जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये मिल जाएंगे आपस में और इंडिया को क्रिटिसाइज करेंगे, वेरियस इश्यूज पर एकजुट हो जाएंगे और इंडिया पर प्रेशर डालेंगे। यानी सार्क के अंदर ये छोटे छोटे देश इंडिया के अगेंस्ट गैंग बना लेंगे। ये इंडिया को डर था। इंडिया को डर ये भी था अगर इंडिया सार्क का मेंबर बनता है तो फिर कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ देशों को ऐसा लगेगा कि इस पूरे रीजन का लीडर बनना चाहता है इंडिया, मतलब इंडिया के लीडर बनने के एम्बिशंस हैं, इस वजह से इंडिया सार्क में शामिल हुआ है। डर इंडिया को यह भी था कि कहीं इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना कर ले पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट। तो इन सब कंसर्न्स के बावजूद इंडिया ने सार्क को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। कंडीशंस इंडिया की ये थी, एक तो इस प्लेटफॉर्म पे बायलैटरल इश्यूज नहीं डिस्कस होंगे, क्योंकि इंडिया को डर था कि पाकिस्तान बायलैटरल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। तो इंडिया ने कंडीशन रखी कि बायलैटरल इश्यूज इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं होंगे, क्योंकि ये मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है। इसमें सिर्फ 2 देश शामिल नहीं हैं, 7 देश शामिल हैं। शुरू में 7 देश थे, बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया था, तो टोटल 8 हो गए थे। दूसरी कंडीशन इंडिया ने ये रखी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे इस ग्रुप में वो वोटिंग से लिए जाएंगे और ग्रुप की मीटिंग तभी होगी जब सभी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। बट देखो इन कंडीशंस के साथ ज्वाइन करने के बावजूद इंडिया को कुछ खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इवेंचुअली हुआ तो वही। इंडिया के छोटे छोटे पड़ोसी देशों ने इंडिया को खरी खोटी सुनाने के लिए, इंडिया के ऊपर अपनी भड़ास निकालने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, खास करके पाकिस्तान ने। वैसे ये मल्टीलेटरल ग्रुप था, लेकिन मल्टीलेटरल ग्रुप की आड़ में पाकिस्तान बायलैटरल इश्यूज को हाईलाइट करता रहा इस ग्रुप का जब भी समिट ऑर्गेनाइज होता। अल्टीमेटली देखो सार्क जो ग्रुप है वो लायबिलिटी बन गया है इंडिया के ऊपर, मतलब एक बर्डन सा बन गया है। चूंकि पिछले कुछ सालों से समिट ही नहीं ऑर्गेनाइज हुआ, ठंडे बस्ते में है ये ग्रुप, और ये कहा जा सकता है कि ये जो रीजन है ना साउथ एशिया का, ये रीजनल कोऑपरेशन के लिए अभी भी मैच्योर नहीं है। ये तो हमने बात की सार्क की, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं दुनिया में, जैसे देखो यूरोपियन यूनियन है, आसियान का ग्रुप है, G2 से लेके G77 तक के ग्रुप हैं। G2 में कौन है? चाइना और यूएस, द ग्रेट 2 पावर्स। 100 से अधिक ग्रुप्स हैं पूरे वर्ल्ड में।
कुछ ग्रुप्स तो देखो कामयाब हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन कामयाब रहा, अफ्रीकन यूनियन भी कुछ हद तक कामयाब रहा, आसियान कामयाब रहा। बट देखो ज़्यादातर ग्रुप्स ऐसे हैं जिनकी रेलेवेंस आज के समय में ख़त्म हो चुकी है। उन ग्रुप्स में ऐसे देश शामिल हैं जिनकी ना तो आपस में आइडियोलॉजी मैच होती है, ना ही वो कंट्रीज जो उस ग्रुप में आते हैं वो एक रीजन में आते हैं, कुछ भी सेम नहीं है, फिर भी वो ग्रुप्स जो हैं वो चले जा रही हैं। जैसे यही एग्जांपल लीजिए G2, जिसमें जो दो देश हैं US और चाइना, दोनों एक दूसरे को सीधी आंख देखने को तैयार नहीं है, फिर भी ग्रुप बना के छोड़ दिया है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके मेंबर कंट्रीज में आपस में कुछ भी मैच नहीं होता, उनकी रेलेवेंस अब खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनका एनुअल समिट ऑर्गेनाइज हो जाता है, उनके मिनिस्टर्स की मीटिंग हो जाती है, ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग हो जाती है, एजेंडा वो ग्रुप्स मुश्किल से ढूंढते हैं। मीटिंग जब होती है, एनुअल समिट जब होता है, तो क्या डिस्कस किया जाए, एजेंडा ढूंढने में दिक्कत आती है। कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं UN की सैलरीज से, और उस ग्रुप्स में जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनको तो सैलरी मिल रही है, वो सोचते हैं कि ग्रुप चलता रहे तो अच्छा ही है। तो काफी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका कोई सनसेट क्लास नहीं है, मतलब जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो ग्रुप बने थे वो ऑब्जेक्टिव अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ग्रुप जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे आप ब्रिक्स का एग्जांपल ले लीजिए, गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने देखो ये कहा था कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील, इनको एक साथ आना चाहिए, ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। ये बात गोल्डमैन सैक्स ने 2001 में बोली थी। 2006 में ये ब्रिक्स बन गया। शुरू में साउथ अफ्रीका साथ नहीं था, बाद में साउथ अफ्रीका भी आ गया, तो ब्रिक्स से ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई ब्रिक्स। शुरू में डर ये भी था क्योंकि इस ग्रुप में रशिया है, चाइना है, तो इस ग्रुप को नाम दिया जा सकता है एंटी USA। बट देखो आज के समय में ये जो ग्रुप है उतना रेलेवेंट नहीं है। ना तो ब्रिक्स में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज है, जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इनकी इकोनॉमीज अब उतनी तेजी से नहीं ग्रो कर रही हैं, छोटी इकोनॉमीज बन गई हैं। तो जिस उद्देश्य के साथ आए थे ना कि सारी इकोनॉमीज जो हैं वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, वो उद्देश्य तो इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि ब्राजील और मेक्सिको, इन देशों की इकोनॉमीज तो ठप पड़ गई। और बात करें इंडिया की, अब देखो इंडिया USA के करीब ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि चाइना और रशिया ये USA के अगेंस्ट दिखाई देते हैं। इवन इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस हैं काफ़ी समय से LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। शुरू में ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करता था कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक। आज के समय में तो ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो मीटिंग्स जब ऑर्गेनाइज होती है ना ब्रिक्स की, तो एक स्टैंड लेना मुश्किल हो जाता है मेंबर कंट्रीज के द्वारा। जैसे अभी ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, अफगानिस्तान का इशू डिस्कस किया था। रशिया और चाइना, इनकी सिंपैथी थी तालिबान को लेके, लेकिन बाकी देशों की नहीं थी, इंडिया की नहीं थी तालिबान को लेके सिंपैथी। तो एक सहमति बनाना किसी इशू पर मुश्किल है ब्रिक्स के द्वारा, क्योंकि सोच अब अलग अलग है। फिर भी ये जो ग्रुप है वो चला जा रहा है। और जब ये ग्रुप बना था ना ब्रिक्स, तो उससे पहले एक और ग्रुप चल रहा था IPSA, जो 2003 में बना था। इसमें 3 देश हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। 3 देश इस उद्देश्य के साथ आए थे कि एक तो UN की सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आने चाहिए, साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए, क्लाइमेट चेंज। लेकिन जब ब्रिक्स बना तो IPSA ग्रुप तो ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि IPSA में जो 3 देश थे वो ब्रिक्स में भी थे। अब क्या ही मिले अलग से, मिलना है तो ब्रिक्स के दौरान मिल ही लेंगे। तो इसलिए IPSA जो ग्रुप है वो अंडरमाइन हो गया ब्रिक्स के आगे। आप मतलब समझ गए ना पॉइंट का, कि ब्रिक्स ग्रुप की जो रेलेवेंस है आज के समय में उतनी नहीं है, फिर भी चले जा रहा है। SCO ग्रुप देख लीजिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शुरू में तो देखो इस ग्रुप में चाइना का बोलबाला था, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर लिया। अब ईरान भी मेंबर बन गया है। अब इस ग्रुप के द्वारा भी एक सहमति बनाना किसी इश्यू पर बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाल ही में जब SCO का समिट ऑर्गेनाइज हुआ तो इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में मुलाकात की और डिस्कस किया कि कैसे LAC पर जो विवाद है उसको सुलझाया जा सकता है। क्या रिजल्ट निकलेगा देखो ये तो फ्यूचर बताएगा। चाइना के लीडर्स के बारे में देखो एक बात बोली जाती है, उनकी बोलने में और करने में बहुत अंतर है। अगर उनके बोलने और करने में अंतर ना होता
तो 2019 में देखा हमने किस प्रकार से मामल्लापुरम में इंडिया और चाइना के प्रीमियर्स आपस में मिलते हैं। इतना बढ़िया उनके बीच में मुलाकात थी, लग रहा था कि कभी लड़ाई होगी ही नहीं, लेकिन देख लीजिए कैसे टेंशन्स क्रिएट हो गई। तो मतलब चाइना के जो लीडर्स हैं ना, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनके एक्शंस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। और ग्रुप्स की बात कर लीजिए, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल में जो देश आते हैं ना, उन्होंने मिलकर बनाया था बिम्स्टेक। बना कब? 1997 में। सार्क के अल्टरनेटिव के तौर पर इंडिया ने इस ग्रुप को डेवलप करना चाहा, क्योंकि सार्क में तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस ग्रुप को चलने नहीं देता, तो इंडिया ने सोचा बिम्स्टेक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, बिम्स्टेक पे ज़्यादा फोकस किया जाए। लेकिन नहीं, कोई फायदा नहीं। ये ग्रुप जो है अपने जीवन काल के दौरान मोस्ट ऑफ द टाइम डोरमेंट ही रहा है, इनएक्टिव रहा है, लेकिन फिर भी चले जा रहा है। इसके बाद जिक्र किया जाता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का। ये ग्रुप शुरू में इस्टेब्लिश हुआ 1995 में एज ए इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव, और 1997 में इसका नाम चेंज कर दिया गया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अभी नाम है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ये ग्रुप भी चले जा रहा है, कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं, मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है ये ग्रुप भी। और ग्रुप्स देख लिए, एपेक और एनएसजी, इनका इंडिया मेंबर बनना चाहता है, मेंबरशिप मिली नहीं है, तो इंडिया ने थोड़ा इंटरेस्ट अब कम कर दिया है। मिल ही नहीं रही है, काफ़ी समय से इंडिया चाह रहा है कि एपेक का मेंबर बने, एनएसजी का मेंबर बने, इंडिया को शामिल नहीं कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम से संबंधित जो ग्रुप्स हैं, मतलब टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने से संबंधित, जैसे एमटीसीआर, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इनका इंडिया मेंबर बन गया है। यूएसए ने हमारी मदद की इन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बनने में, लेकिन राइटर कहते हैं वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, इनका तो इंडिया मेंबर बनना भी नहीं चाहता था, धक्के से मेंबरशिप यूएसए ने इंडिया को दिलवा दी। इवन क्वाड का एग्जांपल ले लीजिए। क्वाड देखो, वैसे 2007 में क्वाड का आइडिया निकल के आया था, इतने सालों तक तो क्वाड ग्रुप के रूप में डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया की हेजिटेंसी थी, इंडिया हिचकिचा रहा था इस प्रकार के किसी ग्रुप में शामिल होने से। लेकिन जब चाइना के साथ इंडिया की टेंशन्स बढ़ी, तो ये जो ग्रुप है थोड़ा बहुत रेलेवेंट होना स्टार्ट हुआ। लेकिन इससे पहले कि ये ग्रुप ज़्यादा रेलेवेंट होता, उससे पहले ही एक और नया ग्रुप बन गया, ओकस। तो ये जो ग्रुप है ना, ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इंडिया को रैशनली सोचना चाहिए कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो इंडिया के काम के नहीं हैं, और कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं बस बने हुए हैं, इंडिया के लिए किसी काम के नहीं हैं, और कौन कौन से ग्रुप्स इंडिया के लिए काम के हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेस्ट रिस्टोरेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में आर्टिकल में कुछ फैक्ट्स दिए जाते हैं। देखो, अर्थ का 30% जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। फॉरेस्ट बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और न जाने कितनी अलग अलग स्पीसीज को सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट देखो, क्लाइमेट को स्टेबल रखते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं। बट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 का ये कहना है 1990 से अभी तक वर्ल्ड में 420 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो खो चुका है, यानी कम हो गया है 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट का। क्यों? लैंड डिग्रेडेशन की वजह से। लैंड डिग्रेडेशन में क्या होता है, जो लैंड होता है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी या तो बहुत कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। यूँ कहें कि भूमि जो है वो अनुपजाऊ होने की दिशा में आगे बढ़ती है, मतलब वहाँ पे कुछ उगना बंद हो जाएगा, नष्ट हो गया लैंड, खराब हो गया, वहाँ पे अब कुछ उग नहीं सकेगा या फिर बिल्कुल थोड़ा बहुत उग सकेगा। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन में क्या होता है, बस पहले पेड़ थे अब उनको काट दिया। कन्वर्जन, मतलब पहले पेड़ थे उनको काट के कोई फैक्ट्री लग गई, यानी लैंड को कन्वर्ट कर दिया गया, पहले फॉरेस्ट थे अब किसी दूसरे काज के लिए। अकेले डिफोरेस्टेशन की वजह से 1990 से लेकर 2020 के बीच यानी 30 सालों में 178 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम हो चुका है। और इंडिया की बात करें 1951 से लेकर 1995 के बीच इंडिया ने 4.69 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर जो है वो खो दिया है अलग अलग रीजन्स के कारण। इन आंकड़ों को देखते हुए एक बात तो देखो साफ है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन जरूरी है, अदरवाइज सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाएगी।
अब क्वेश्चन ये उठता है, रिस्टोरेशन का मतलब क्या है? देखो, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन का सिंपल मतलब ये है, अगर कोई लैंड एरिया डिग्रेड हो चुका है तो उसे ठीक करना, जहां पे पेड़ों को काटा जा चुका है वहां पे फिर से पेड़ों को उगाना, मतलब पहले जैसी सिचुएशन लेके आना, ताकि पहले जो वहां पे फॉरेस्ट था उससे जो बेनिफिट्स मिल रहे थे उन बेनिफिट्स को फिर से हासिल करना, ये मतलब है रिस्टोरेशन का। जैसे ये एरिया है, यहाँ पे पहले बहुत पेड़ हुआ करते थे, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन की वजह से अब पूरे एरिया में 4-5 पेड़ देखने को मिलते हैं। तो ये लैंड ठीक करना, जो डिग्रेडेशन हो चुका है उसे ठीक करना, ताकि फिर से पहले जैसा फॉरेस्ट क्रिएट किया जा सके। या फिर मान लीजिए पेड़ों को, इस एरिया में पहले बहुत सारे पेड़ थे लेकिन पेड़ों को काटा जा चुका है, तो पेड़ों को फिर से उगाना, फिर से वही फॉरेस्ट क्रिएट करना, ताकि फिर से वही बेनिफिट्स हासिल किए जा सके। हाँ, ऐसे नहीं कि मतलब रिस्टोरेशन का मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री अगर बन गई है, अच्छी चल भी रही है, लेकिन रिस्टोरेशन के नाम पे फैक्ट्री को तोड़ देना और वहां पे फिर से पहले जैसा फॉरेस्ट क्रिएट करना, ये रिस्टोरेशन की डेफिनेशन में नहीं आता है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन जरूरी है और विभिन्न देशों ने अपनी अपनी पॉलिसीज भी बनाई हैं फॉरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए, काफ़ी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, लेकिन बावजूद इसके जो फॉरेस्ट कवर है वर्ल्ड में ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसी को देखते हुए यूएन ने 2021 से लेकर 2030 का जो दशक है, इसे यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का नाम दिया। मतलब ये जो दशक है ना, ये यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, 2021 से लेकर 2030 के बीच का दशक। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया देखो फॉरेस्ट के मामले में काफ़ी ज़्यादा संपन्न देश है। हमारे देश का ऑलमोस्ट 23% जो एरिया है अभी वहाँ पर फॉरेस्ट कवरेज है। 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं इंडिया में, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पड़ते हैं और पूरे वर्ल्ड का 8% फ्लोरा एंड फोना जो है वो इंडिया में आता है। बट देखो इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% है। तो इंडिया की इस इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से हमारे देश में जो फॉरेस्ट हैं, इकोसिस्टम हैं, उन पे बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। इसकी वजह से फॉरेस्ट का 41% जो एरिया है वो डिग्रेड हो चुका है। इससे निपटने के लिए इंडिया ने बोन चैलेंज को ज्वाइन किया। इंडिया ने कसम ये खाई कि 2030 आते आते 21 मिलियन हेक्टेयर का जो डिग्रेडेड या फिर डिफॉरेस्टेड लैंड है उसे रिस्टोर किया जाएगा। बाद में इंडिया को लगा कि कसम को थोड़ी और हैवी बना देते हैं, तो इंडिया ने ये कहा कि हम 2030 से पहले 26 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है डिग्रेडेड या फिर डिफॉरेस्टेड लैंड है उसे रिस्टोर कर देंगे। इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने बोन चैलेंज के तहत अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सौंपी। 2011 तक इंडिया 9.8 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड है उसे रिस्टोर कर चुका है। हालांकि 26 मिलियन हेक्टेयर का जो टारगेट अचीव करना है उससे अभी भी इंडिया काफ़ी दूर है। और अगर इंडिया को ये टारगेट अचीव करना है ना 2030 से पहले, तो इसके लिए राइटर काफ़ी सारे सजेशंस देते हैं। राइटर बोलते हैं जब आप फॉरेस्ट रिस्टोर करो तो लोकल इकोलॉजी का ध्यान रखो और रिसर्च बेस के साथ में आप फॉरेस्ट रिस्टोर करो। जैसे एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं, अगर देखो आप सवाना में फॉरेस्ट उगाने की कोशिश करोगे तो आपके जो प्रयास हैं वो फेल हो जाएंगे ना, पैसे भी लग जाएंगे, क्या फ़ायदा। तो आप लोकल इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट को रिस्टोर करो। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन देखो 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, एक पैसिव फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। एक्टिव में क्या होता है, आप बाकायदा पेड़ उगाते हो, उनकी मेंटेनेंस करते हो। लेकिन पैसिव में क्या होता है, जिसकी वजह से, जिस रीजन की वजह से फॉरेस्ट पर स्ट्रेस पड़ रहा है, जिस रीजन की वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, आप उस स्ट्रेस को एड्रेस करते हो ताकि फॉरेस्ट डिग्रेड हो ही ना, डिफॉरेस्टेशन हो ही ना। तो ये मतलब है एक्टिव और पैसिव रिस्टोरेशन का। एक्टिव में आप एक्टिव एफर्ट्स लेते हो और पैसिव फॉरेस्ट रिस्टोरेशन में सिर्फ आप उन स्ट्रेस को रोकते हो जिसकी वजह से लैंड खराब हो रहा है, फॉरेस्ट खराब हो रहा है। और देखो जब हम बात करते हैं ना कि लोकल इकोलॉजी को ध्यान में रखो, इसका मतलब ये है, आप ये देखो कि जो लोकल फॉरेस्ट है उसमें स्ट्रेस क्यों आ रहा है, पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है, क्या कोई लोकल माफिया है या फिर लोकल कोई कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है
और फॉरेस्ट को यूज कर रही है अपनी लाइवलीहुड के लिए। अब आप पूरे इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट है उसके लिए एक सॉल्यूशन लेके आओगे तो ये जो छोटी छोटी लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो तो एड्रेस नहीं कर पाएंगी ना, हो नहीं पाएंगी ना। मतलब एक जो सॉल्यूशन है वो हमारे देश में सभी फॉरेस्ट पर फिट नहीं बैठता है, सभी फॉरेस्ट को रिस्टोरेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो देश में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है और गरीबी और इन्वायरमेंट आपस में कहीं ना कहीं लिंक हैं। जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस किया कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ देखो फॉरेस्ट के अंदर या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं, वो फॉरेस्ट पर निर्भर करती हैं। तो पहले उनकी गरीबी एड्रेस करनी होगी अगर हमें फॉरेस्ट बचाना है। मतलब ऐसा नहीं कि जब तक गरीबी दूर नहीं होगी फॉरेस्ट के इशू को छोड़ दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि पॉवर्टी और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये दोनों जो इश्यूज हैं ना आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसका एक सॉल्यूशन देखो ये हो सकता है लोकल कम्युनिटीज़ को आप इन्वॉल्व करो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन में। मतलब लोकल कम्युनिटीज़ को आप इंसेंटिव दो, उनको थोड़ा पैसा मिले, उनको रिवॉर्ड मिले अगर वो फॉरेस्ट रिस्टोर करवाते हैं या फिर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होने से रोकते हैं। अगर देखो इस प्रकार से लोकल लोग इन्वॉल्व होंगे तो फिर ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में फॉरेस्ट रिस्टोरेशन किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ का। इसमें लोकल लोग शामिल होते हैं फॉरेस्ट की डेवलपमेंट में और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन में। तो 25 मिलियन हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट एरिया है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए 1,18,213 जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं। इसमें 20 मिलियन लोगों की यानी 2 करोड़ लोगों की डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज बनाने का जो इनिशिएटिव है काफ़ी अच्छा साबित हुआ है, लेकिन फिर भी देखो इसे रिव्यू करने की आवश्यकता है कि और ज़्यादा इस इनिशिएटिव को कैसे एफिशिएंट बनाया जा सकता है ताकि और बेहतर आउटकम निकल के आए। कुल मिला के देखो कंक्लूड करते हुए राइटर ये कहते हैं अगर वास्तव में 2030 वाले फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के टारगेट को अचीव करना है बोन चैलेंज के अंतर्गत, तो फिर देखो एक तो सरकार को फंड्स एलोकेट करने होंगे, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ को आपको इन्वॉल्व करना है ना, तो उनको रिवॉर्ड तो देना होगा, इंसेंटिवाइज तो करना होगा। इसके लिए चाहिए पैसा, तो सरकार को फंड्स देने होंगे। इनसफिशिएंट फंडिंग से कुछ नहीं हो सकता। कॉर्पोरेट ग्रुप्स थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन नाम मात्र का। कॉर्पोरेट ग्रुप्स की जो फंडिंग है वो भी इंक्रीज करनी होगी और लोकल लेवल पे दूसरे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं ना उनको साथ लेके चलना होगा। तभी केस बाय केस बेसिस पर अलग अलग इकोलॉजी को देखते हुए रिसर्च के आधार पर फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया फॉरेस्ट रिस्टोरेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल स्मोक टावर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। क्या कंटेक्स्ट है? 2 नए स्मोक टावर्स लगाए गए हैं दिल्ली में और इसी साल बेंगलुरु और चंडीगढ़ में भी स्मोक टावर्स लगाए गए हैं। मुंबई का भी प्लान है कि मेजर जो ट्रैफिक इंटरसेक्शन यूनिट्स हैं वहाँ पे भी एयर फिल्ट्रेशन यूनिट्स यानी स्मोक टावर्स लगाए जाएं एयर को साफ करने के लिए। बट राइटर कहते हैं देखो दिल्ली सरकार का क्लेम ये है जो ये स्मोक टावर लगा है ना सीपी में, तो इस स्मोक टावर की वजह से एयर पोल्यूशन वहाँ पे 80% तक कम हो गया है। लेकिन देखो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसका, सिर्फ बातें हैं। बातों का क्या? चाइना ने भी ऐसे स्मोक टावर्स लगाए थे, एक बीजिंग में लगाया था, जियान सिटी में लगाया था, लेकिन बाद में चाइना ने और जगहों पर ये स्मोक टावर्स नहीं लगाए। अगर वास्तव में ये स्मोक टावर्स कारगर होते तो चाइना तो पूरी चाइना में इस प्रकार के स्मोक टावर्स लगा देता जहां जहां पर पोल्यूशन है। लेकिन चाइना ने स्केल अप नहीं किया क्योंकि चाइना को समझ में आ गया इन स्मोक टावर्स से ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। देखो सरकार पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ कर रही है, ये तो सही है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना स्मोक टावर्स लगाना, इससे कुछ होता नहीं है, हवा साफ नहीं होती। बस जनता को एक थोड़ा सा भरोसा दिला दिया जाता है कि देखो आपकी सरकार कुछ कर रही है, इससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है। एक तो पॉलिसी मेकर्स गलत जगह पैसा खराब कर रहे हैं, सिटीजन्स में ये फॉल्स बिलीफ आ जाता है कि सरकार तो कुछ कर रही है, सिटीजन्स का जो ध्यान है वो भटक जाता है। एक्चुअल जो स्टेप्स लेने चाहिए ना हवा को साफ करने के लिए, सरकार वो स्टेप नहीं लेती, ध्यान भटकाने के लिए ये स्टेप्स लेती है। इससे ना सिर्फ इशू का गोलमोल हो जाता है बल्कि टैक्स पेयर्स का इतना सारा जो पैसा है वो भी तो वेस्ट हो जाता है ना। महंगे महंगे आते हैं, ये करोड़ों रुपए के आते हैं स्मोक टावर्स, ना कोई फायदा हो रहा है, तो टैक्स पेयर का पैसा तो वेस्ट हो रहा है ना। हवा खराब की खराब,
और उससे भी ज़्यादा एक्चुअल जो करना चाहिए था वो किया नहीं इन स्मोक टावर्स की आड़ में। इसके बाद राइटर बोलते हैं तो कुछ जो प्रूवन सॉल्यूशंस है ना, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो प्रूव हो चुके हैं, कारगर हैं, अभी फिलहाल विभिन्न सरकारें उन पर फोकस कर सकती हैं। जैसे देखो 132 सिटीज़ हमारे देश में ऐसी हैं जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरती हैं, लेकिन 132 में से 75 सिटीज़ तो ऐसी हैं वहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन भी नहीं है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। तो हर जगह पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन होना चाहिए। जहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर लो कॉस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स होना चाहिए। इसको कंबाइन किया जा सकता है सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के साथ। देखो सैटेलाइट्स की सहायता से पोल्यूशन को ऑब्जर्व किया जा सकता है, हालांकि एग्जैक्टली नहीं पता लगता, लेकिन 2-3 जो स्टेप्स हैं उनको कंबाइन करोगे तो आप काम चला सकते हो कि एयर क्वालिटी कैसी है, जब तक कि फाइनली एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप नहीं हो जाता। इसके साथ साथ विभिन्न सिटीज़ को अपनी एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग की क्षमता जो है उसे इंक्रीज करना चाहिए। जैसे देखो वेदर की फोरकास्टिंग होती है, उसी प्रकार से एयर क्वालिटी की भी फोरकास्टिंग होती है, आने वाले 7 दिनों में एयर क्वालिटी कैसे रह सकती है। तो इसके लिए विभिन्न सिटीज़ जो हैं वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं। और जब विभिन्न सिटीज़ में एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाए तो उसके बेस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाएं। जैसे बाकायदा सरकार बोले कि आप उन सिटीज़ में मत जाइए, वहाँ पे एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ऑफिस जाते हैं उनको, मतलब ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं एयर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, किसी भी सिटी में देखो एमिशन की इन्वेंट्री होनी चाहिए, यानी पता तो लगना चाहिए ना किस सिटी में कितना एमिशन किया जा रहा है, किस सोर्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल केमिकल की फैक्ट्रीज हैं वो कितना एमिशन करती हैं, ट्रांसपोर्ट से कितना एमिशन होता है, पता तो लगे ना एमिशन का सोर्स क्या क्या है। कुछ जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, तो ये वन टाइम एक्सरसाइज ना बन के रह जाए। इसके बाद तीसरा सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, अभी भी देखो बहुत सारे स्लम ड्वेलर्स हैं, यानी स्लम में जो लोग रहते हैं झुग्गी झोपड़ियों में, उनके पास कोई क्लीन कुकिंग एनर्जी का सोर्स नहीं है, इसलिए वो गोबर के उपलों की सहायता से या फिर लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं। और सर्दियों में तो देखो ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्दियों में जैसे पानी गर्म करना पड़ता है, तो ये लोग खराब एयर को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और इन पर इनकी सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए सरकार को स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों को एलपीजी का कनेक्शन मिले बिना किसी दिक्कत के। फाइनली सजेशन ये दिया जाता है, सरकार अपने ऑफिसर्स में इन्वेस्ट करे, जो सरकारी पर्सनल है उनमें इन्वेस्ट करे, सिस्टम में इन्वेस्ट करे, ताकि सरकार के पास ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो, सरकार पता तो लगा सके ना कि कौन ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है, ताकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। अभी तो सरकार को पता ही नहीं लगता कि कौन ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ना लिया जाए। तो जब सरकार इन्वेस्ट करेगी अपने पर्सनल में, पोल्यूशन डिपार्टमेंट में खाली पड़ी जो पोस्ट हैं वो भरेंगी, तभी तो सरकार का अच्छा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा ना। तो कंक्लूजन में एक यही बात बोली जाती है कि सही स्टेप्स सरकार को लेने होंगे अगर सरकार वास्तव में पोल्यूशन की समस्या एड्रेस करना चाहती है। इन स्मोक टावर से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ डेकोरेटिव स्टेप्स हैं, ग्राउंड पर सिचुएशन नहीं बदलेगी। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।